फ्रेंड्स, वेलकम ऑन जी ऑनलाइन क्लासेस। आपका जी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। ओके, तो आज का करंट अफेयर ये है बच्चों। फर्स्ट न्यूज़, आपकी फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ से। आई एम विजयन रिकमेंडेड फॉर पद्मश्री। आई एम विजयन रिकमेंडेड किए गए हैं पद्मश्री अवार्ड के लिए। ये एक सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। तो ये आई एम विजयन कौन है, इनके बारे में बताते हैं। ये द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन रिसेंटली रिकम्बेड द फॉर्मल इंडियन कैप्टन आई एम विजन। ठीक है, तो ये एक फुटबॉलर हैं आई एम विजन। ठीक है, फॉर्मल इंडियन कैप्टन है वो किसके, फुटबॉल के। और इनको फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिलने जा रहा है। इंडिया को प्रमोट किया है, उन्हें ऐसे रिकमेंडेड किया है। किसके द्वारा, इंडिया के द्वारा रिकमेंडेड किया है पद्मश्री अवार्ड के लिए। और ये फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये ध्यान रखना। हाई आई एम विजन है स्कोर इनका जो इन्हें किस लिए मिल रहा है, क्योंकि इन्होंने 79 मैचेस में 40 गोल्स किए हैं। कितने, 40 गोल्स। ही वॉन द अर्जुन अवार्ड इन 2003। इन्हें 2003 में अर्जुन अवार्ड भी मिला था, जो खेल के लिए दिया जाता है। और इन्हें 1993 और 1997 एंड 1999 में, ठीक है, और ही वॉज अवार्डेड द बेस्ट इंडियन प्लेयर और प्लेयर ऑफ द ईयर भी चुना गया था इन्हें, आई एम विजयन को। ये फुटबॉलर है। अभी एक रैंक आई थी फीफा के द्वारा, ठीक है, तो उनमें 108th रैंक है 2011 कंट्रियों में से। फीफा जो इंटरनेशनल फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन है, ये ध्यान रखना। अब पद्मश्री इज द फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। आपको पता है पद्मश्री कौन सा है, फोर्थ हाईएस्ट। सबसे पहला कौन सा है, भारत रत्न। ठीक है, ये लिख रहा भारत रत्न। दूसरा है पद्म विभूषण। आपसे पूछूंगा हाईएस्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, लगाओ इन अवार्डों को। ठीक है, पद्म भूषण। ठीक है, तीसरा है पद्म भूषण। पहला है भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण, और तीसरा है पद्म भूषण, और चौथा है पद्मश्री। याद रखना, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये याद रखना। ठीक है, 4 अवार्ड याद करना रैंक वाइज। तो ये किन्हें मिला है और ये किन के द्वारा दिया जाता है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। इन्हें भी मिला नहीं है, इन्हें रिकमेंडेड किया है। किसके द्वारा, रिकमेंडेड किया है, ऑल इंडिया फेडरेशन रिसेंटली, जो ऑल इंडिया फुटबॉल जो फुटबॉल टूर्नामेंट कराती है इंडिया की, वो ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन रिसेंटली रिकमेंड द फॉर्मर इंडियन कैप्टन आई एम विजन। ये चीज है। तो इन पद्म अवार्ड क्या होता है, पद्म अवार्ड्स बीइंग अवॉर्डेड सिटीजन सिंस, ये कब से मिल रहा है, 1954 से। ध्यान रखना, 1954 से मिल रहा है। द अवार्ड्स आर बीइंग प्रेजेंट अंडर द कैटेगरी सच एज, ये अवार्ड किन किन लोगों को दिया जाता है, एक तो जो मेडिकल के क्षेत्र में काम करते हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में काम करते हैं, स्पोर्ट्स खेल के क्षेत्र में, लिटरेसी जो लिटरेचर के क्षेत्र में काम करते हैं, इंडस्ट्री के, पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में, सोशल सर्विस उनके में, इन क्षेत्रों में काम करते हैं। तो आपको ये भी पूछ लेगा ये पद्म अवार्ड किन किन लोगों को मिलता है और किन क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को मिलता है। मेडिसिन, एजुकेशन, स्पोर्ट, लिटरेचर, इंडियन इंडस्ट्री, पब्लिक अफेयर, सोशल सर्विस। एज ऑफ 2020 अराउंड 3123 पीपल हैव रिसीव अवार्ड। 2020 के अकॉर्डिंग कितने, 3125 लोगों को मिल चुका है ये अवार्ड। ठीक है, मिलेगा, अभी रिकमेंडेड किए हैं। अब ये एक नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी इंडिया ने जारी की है। ठीक है, अब ये नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी क्या है कि लोगों को रोजगार देना। अभी आपको पता है कोरोना वायरस की वजह से लोग अपने घर पर हैं, वो जॉब हो बैठे हैं, कहीं जॉब नहीं मिल रही उन्हें। तो इस वजह से अब इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कम हो गई है, जीडीपी ग्रोथ। तो ये कारण है नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। The Ministry of Labor to fast track the national employment policy. The main idea forming the national employment policy. ये अभी एक नया जो NEP है, इनको फास्ट ट्रैक पर रखा गया है कि इसमें कुछ चेंज लाया जाए और जल्दी से जल्दी रोजगार दिया जाए लोगों को।
इनके अकॉर्डिंग। अब ये इसका उद्देश्य क्या है, इसका इनिशिएटिव क्या है, इनका मेन आइडिया है कि फ्रेमिंग द नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, उसकी जो नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी को क्या करना, तैयार करना, एक फ्रेम देना और एक रोड मैप तैयार करना जिससे लोगों को रोजगार मिल जाए। और ये इनिशिएटिव किसके द्वारा शुरू करा है, द इनिशिएटिव दैट विल प्रोवाइड इनिशिएटिव्स फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है, तो ये हम अगर फ्रेम तैयार करेंगे एनईपी का, तो इससे क्या होगा, इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि लोगों को रोजगार मिलेगा और जॉब की जो जनरेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, वो भी क्या होगा, जनरेट होगा। ठीक है, ये चीज। अब ये है द पॉलिसी विल एम टू ऑब्जर्व एडिशनल 5 मिलियन वर्क एवरी। इस पॉलिसी के कारण जो एनईपी जो तैयारी कर रहा है, जो फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है, तो इसमें क्या 5 मिलियन वर्क फोर्स एवरी ईयर। आल्सो द पॉलिसी विल फोकस ऑन फॉर्मलाइजिंग 500 मिलियन वर्क प्लेस इन द कंट्री। कि इससे ये प्लान तैयार होगा कि हम जो 500 मिलियन जो वर्क प्लेस रेडी कर सकते हैं, एक ट्रेडिशनल बिजनेस रेडी कर सकते हैं लोगों के लिए। ठीक है, जिसे उन लोगों को जॉब मिले और इट विल इंश्योर द सोशल सिक्योरिटी एंड जॉब सिक्योरिटी फॉर देम। तो उनको इससे क्या होगा, एक उनको जॉब सिक्योरिटी मिल जाएगी और क्या एक सोशल सिक्योरिटी, जो घर में जिसके भी फैमिली है क्या हो सकती हैं, अच्छे से पल सकती हैं। इस कारण अगर जॉब मिल जाए तो लोग के घर में अच्छे से फैमिली पल सकती है, मे भी सब हैप्पीली रह सकते हैं। द पॉलिसी विल फ्रेम रोड मैप टू प्रोवाइड इंसेंटिव फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है, तो ये पॉलिसी, इसमें इस पॉलिसी में ये भी किया लिखा गया है कि इसमें लोगों को एक तो सिक्योरिटी सबसे जरूरी है, जॉब सिक्योरिटी। ठीक है, और और जरूरी क्या है, सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, और क्या जरूरी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्या होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार क्रिएट किया जाए लोगों के लिए। एंड ऑल्सो द पॉलिसी विल फोकस ऑन चैलेंज थ्रोन बाय कोविड-19। ठीक है, और ये जो कोरोना वायरस की वजह से डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं भारत देश के लोग, वो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, इस चैलेंज से हम उसे भगा सकते हैं। ठीक है, जो कोरोना वायरस की वजह से क्राइसिस चल रहा है इंडिया में। अब इसके उद्देश्य क्या हैं, सबसे पहले है कि इसमें लोगों को इस पॉलिसी फ्रेमवर्क जो तैयार किया गया है एनईपी के द्वारा, कि लोगों को बिजनेस के लिए उत्साहित करना कि आओ आगे बढ़ो और एमएसएमई आपकी हेल्प करेगा और एक बिजनेस करो। और इंडस्ट्री टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अगर वो न्यू बिजनेस करेंगे तो अगर लोग सुनो, अगर आप बिजनेस खोल रहे हो तो आपको लोगों की भी तो जरूरत होगी, तो उन्हें तो रोजगार मिलेगा इस चीज से। ठीक है, रोजगार भी तो क्रिएट होगा, एक तो ये अपॉर्चुनिटी। ठीक है, सबसे पहले क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, पहली अपॉर्चुनिटी लोगों को इसमें क्या है, एज ए बिजनेस के लिए आगे बढ़ो और उस बिजनेस के द्वारा लोगों को रोजगार मिलेगा। और दूसरा, इम्प्रूव द स्किल सेट ऑफ एग्जाइटिंग वर्क फोर्स एंड मेक देम एम्प्लॉयबल। और लोगों की जो क्या बोलते हैं, स्किल्स बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, काम वर्क एक्सपीरियंस है वो भी बढ़ेगा इस लाइन में आके। अगर काम करेगा तो उसका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, तो आगे चल के वो एम्प्लॉयबल बनेगा। एम्प्लॉयबल मतलब वो काम कर सकेगा किसी भी फील्ड में। ठीक है, दिस विल ऑल्सो हेल्प इंडिया गेटिंग द अट्रैक्ट कंपनी फ्रॉम चाइना। तो ये जो अगर लोग वहाँ इंडिया के लोग अगर क्या होंगे, स्किल्स होगी उनके अंदर, तो जो कंपनी होंगी वो अट्रैक्ट करेंगी इन लोगों को कि हाँ आओ आप यहाँ हमारे एमएनसी कंपनी, विदेश कंपनी में काम करो। ये चीज़ है, यही कारण है इंडिया के लोगों को जॉब नहीं मिलती, क्योंकि उनके अंदर स्किल्स नहीं है। ठीक है, also India gearing the attract company from China to set up manufacturing, जो और इस कारण जो चाइना में इस समय कंडीशन है, वहाँ की कंपनियां हैं, इंडस्ट्री हैं, छोड़ के चाइना को जा रही हैं। अब वो इंडिया उन्हें अट्रैक्ट कर सकता है अपनी ओर, बिकॉज क्योंकि यहाँ लोगों के पास स्किल्स है। ठीक है, एज ए मोर चांसेस ऑफ बिजनेस हैं। ठीक है, और आपको मेक इन इंडिया के तहत इजीली उन्हें क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी कि आप आओ अपना इन्वेस्ट करो इंडिया में, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये चीज़ है। अब ये KYC टैप इंडिया पाम इंडस्ट्री।
अब खादी विलेज एंड इंडस्ट्रियल कमीशन, इसके बारे में बता देता हूँ कि ये केवाईसी एक इंडस्ट्री है, वो किसके द्वारा 1956 में बनाई गई थी इंडस्ट्री। ये उन चीज़ों को प्रमोट करती है कि जैसे जो खादी ड्रेस होती है, खादी के कपड़े होते हैं, जैसे महात्मा गांधी जी ने एक टूल स्वराज मूवमेंट में स्टार्ट किया था। स्वराज मूवमेंट जो महात्मा गांधी जी के द्वारा स्थापित किया गया था, एक मूवमेंट चलाया गया था, वो इसी के कारण कि स्वदेशी अपनाओ, ठीक है, स्वदेशी अपनाओ। तो खादी कपड़े, जैसे आप देखते हो चरखा चलाते थे महात्मा गांधी जी, तो वो खादी की रस्सियां सी बनाते थे, कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, वूल हो गया, उस तरह का। तो ये केवाईसी उन लोगों की हेल्प करती है, एक इंडस्ट्री है, स्वदेशी जो स्वदेशी प्रोडक्ट है उनको बढ़ावा देना, ठीक है। अब जैसे इंडिया में अभी एक प्रोजेक्ट तैयार करा जा रहा है केवाईसी के द्वारा, केवीआईसी के द्वारा, 1956 में ये क्या गया था, ठीक है। तो वो प्रोजेक्ट है इस पाम ट्री होते हैं, पाम ट्री, ठीक है, उससे एक सॉफ्ट ड्रिंक बनाई जा रही है। एक प्रोजेक्ट है किसके द्वारा, केवीआईसी के द्वारा, पालमगर एंड नीरा। ये क्या करेगी, जो कोल्ड ड्रिंक है उन्हें रिप्लेस करेगी, ठीक है। जो आप माउंटेन ड्यू पीते हो, पेप्सी, जो विदेशी कोल्ड ड्रिंक है ना, उनको रिप्लेस करेगी ये पालमगर एंड नीरा। और इस अगर ये हमारे अंदर हम चाहते हैं कि जो स्वदेशी लोग हैं, स्वदेशी बिजनेस हैं, उनको बढ़ावा दें, क्योंकि वो हमारा पैसा हमारे अंदर ही रहेगा, ठीक है। अगर आप बाहर की चाइना का सामान खरीदोगे तो वो जो पैसा इंडिया का वो बाहर जाके अपने देश में लगाएगी, ठीक है। तो ये रीजन है, इसलिए हमें स्वदेशी को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि इंडिया का पैसा इंडिया में ही रहे, ठीक है। इससे क्या होगा, उनका जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी रेट भी बढ़ेगा, इकोनॉमी, और इससे क्या होगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, ये चीज है। तो ये सॉफ्ट ड्रिंक और नीरा, ये पालमगर और नीरा जो पाम ट्री के द्वारा बनाया जा रहा है, वो इनको जो सॉफ्ट ड्रिंक हो उनको रिप्लेस करेगा, और ये रिप्लेस कर देगा तो लोगों को इस कारण लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होगा। देखो नीरा क्या है, नीरा इज टू बी इंट्रोड्यूस सब्स्टिट्यूट फॉर द सॉफ्ट ड्रिंक, दिस विल क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल। जो ये काम करते हैं, फार्मिंग करते हैं किसका, पाम ट्री का, तो इससे क्या, सबसे पहले सॉफ्ट ड्रिंक का जो अभी ये चलन, लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा इन जो नीरा नाम का एक सॉफ्ट ड्रिंक है, उसको पिया जाएगा। तो इससे हमारी इंडिया को हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये तो स्वदेशी प्रोडक्ट है। दिस विल क्रिएट अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और इससे क्या होगा कि लोग अपना एम्प्लॉयमेंट, खुद अपना रोजगार खोलेंगे अपने लिए। और ये किन के लिए फायदा है, ट्राइबल्स जो पाम ट्री का काम करते हैं, ठीक है। इट वॉज फर्स्ट लॉन्च इज महाराष्ट्र वेयर दे आर मोर देन 50 लाख पाम ट्रीज। और ये कहाँ लॉन्च किया है, सबसे पहले महाराष्ट्र में इट वॉज किया गया था, महाराष्ट्र में, जिसमें महाराष्ट्र में एक जगह मोर देन 50 पाम ट्री हैं, 50 लाख पाम ट्री प्रेजेंट हैं किसमें, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये फायदा होगा लोगों को, इंडियन पीपल्स को। अब है केवाईसी के बारे में बता दें हम। द इनिशिएटिव केवाईसी डिस्ट्रीब्यूट टूल्स फॉर मेकिंग पालमगर एंड टू एक्सट्रैक्ट नीरा। द टूल्स इंक्लूड एक्सेस, रोप्स एंड नीव्स। पता है ना कैसे जूस निकालते हैं पालमगिर एंड टू एक्सट्रैक्ट नीरा, कैसे निकालेंगे। तो जो केवाईसी इंडस्ट्री है वो एक टूल यूज कर रही है, इस्तेमाल कर रही है कि इनसे एक ये दो प्रोडक्ट निकाले जाए, नीरा एंड पालमगर, ठीक है। किसके द्वारा यूज कर रही है, जैसे एक्सिस खुलाड़ी हो गई, रोप चक्कू हो गए। द नाइफ्स एल्सो प्रोवाइड अ 7-day ट्रेनिंग प्रोग्राम टू द लोकल आर्टिसन। और ये केवाईसी जो इंडस्ट्री है उन लोगों को रोजगार देगी जो केवाईसी जो पालम ट्री लगाते हैं, और उनको ये टूल्स भी दे रही है कि 7 दिन की ट्रेनिंग भी दे रही है, आप ऐसे करो, ठीक है। और इनिशिएटिव हैज बीन रोल्ड आउट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ, और ये जो इनिशिएटिव किसके द्वारा, ये जो केवीआईसी है वो किसके अंडर में काम करती है, एमएसएमई बढ़ावा दे रही है इन्हें। एमएसएमई क्या होती है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस इज रोल्ड आउट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। ध्यान हो गया, ये ध्यान रखना एक इंसिडेंट। अब बैकग्राउंड, नीरा एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पाम ट्री, पता ही है आपको कहां से मिलता है नीरा, ओके।
एक न्यूज़ आई है आपकी, ये है अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से न्यूज़ है कि न्यू स्पीसीज फिशेस पाई गई है, डिस्कवर की गई है अरुणाचल प्रदेश में। तो उसका नाम है स्कीथ्रोक्सेक्स। तो स्क्रूमेनिस हैज बीन डिस्कवर्ड बाय इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में इस तरह की एक फिश पाई गई है। ठीक है, नई डिस्कवर है, इसका नाम है स्क्यूचुथ्रैक्स, अभी नाम रखा गया है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। तो क्या है इसके पीछे न्यूज़? द नेम ऑफ द स्पीसीज हैज बीन ड्राइव फ्रॉम द नेम द रिवर वर द फिश। इस स्पीसीज का नाम, इस मछली का नाम किसी रिवर पे नाम रखा गया है। जो एक रिवर है, कौन सी है? सीरम रिवर एंड सीकू रिवर सीरम एंड रिवर सीकू। तो उस पर नाम रखा गया, रिवर के नाम। अरुणाचल प्रदेश में दो रिवर हैं, आप देखना, सीरम एंड सीकू रिवर, इस नाम की रिवर है। तो उसके नाम पर ये नाम रखा गया है इस फिश का। ठीक है, ओके। तो ये स्क्यूथोरैक्स फिश इज फाउंड वेस्टर्न एंड साउथर्न चाइना, सेंट्रल, कहाँ पाई गई है? वेस्टर्न एंड साउथ चाइना में पाई गई है। ठीक है, और सेंट्रल एंड साउथर्न एशियन। दे आर मेनली फाउंड इन लेक्स में पाई जाती है ये। ठीक है, स्ट्रीम्स, रिवर्स एंड हाईलैंड्स। और दे आर मोर देन 65 स्पीसीज दैट आर अंडर द जीनस। और कौन से लॉट्स ऑफ कितने और पाए गए इससे अलावा 65 स्पीसीज आर रिकॉग्नाइज किए गए हैं और उनके जीन्स। ठीक है, अब द फ्रेश वाटर फिश क्या होता है, ये इसके बारे में बता दूं। द फ्रेश वाटर फिश आर स्पेंड देयर लाइफ इन वाटर दैट हैज सैलिनिटी लेस। देखो, फ्रेश वाटर क्या होता है आपका, इसकी डिफाइन क्या होती है? जहाँ नमक की मात्रा, सैलिनिटी कम होगी इस पानी में, वो फ्रेश वाटर होता है। जैसे सैलिनिटी लेस देन 1, जैसे ये सैलिनिटी है 1.05 से कम होनी चाहिए सैलिनिटी। 41.24 ऑफ द फिशनेस नॉन एज फ्रेश वाटर फिशेस। ठीक है, तो ये क्या है? फ्रेश वाटर फिशेस क्या होता है? ठीक है, इसमें फ्रेश वाटर फिश लगभग अगर किसी पानी में 1.05% से कम सैलिनिटी हुई तो उसमें हमारी जो मछली है वो रह सकती है। ठीक है, द फ्रेश वाटर फिश फर्दर क्लासीफाई कोल्ड वाटर, वार्म वाटर एंड। अब फ्रेश वाटर को भी क्लासीफाई किया है जिसमें मछली जिंदा रह सकती है। पहला है कोल्ड वाटर, वार्म वाटर एंड कूल वाटर फिशेस। इन कैटेगरियों में फिशेस में बांटा गया है फिशेस को, ध्यान रखना। सॉल्ट वाटर फिश क्या है? दे आर कॉल्ड अ मैरिन फिश। अब जो देखो, सॉल्ट वाटर फिश, फ्रेश वाटर फिश में तो पता है आप वही फिश रह सकती हैं जो जिनकी 1.05 से सैलिनिटी किसी पानी की कम होगी। और मैरिन वाटर जिसमें सैलिनिटी क्या होगी, नमक की मात्रा ज़्यादा होगी, उसे बोलते हैं मैरिन वाटर। सॉल्ट वाटर फिश, दे आर ऑल्सो कॉल्ड मैरिन फिश। द फिश द लिव्स इन एस्टुअरीज आर ऑल्सो कैटेगराइज्ड सॉल्ट वाटर फिश। एस्टुअरीज आर एरिया वार द रिवर्स आर ओशियन मीट। एक तरह का एक एस्टुअरीज एक एरिया है और उसमें एक वेयर द रिवर्स आर ओशियन मीट, जहाँ सारी रिवर्स एक ओशियन पे मिलती हैं। तो उस तरह का वो वहाँ पर क्या है, ये मैरिन वाटर है। ठीक है, ध्यान रखना। अभी ये एक न्यूज़ है आपकी लार्जेस्ट कोविड-19 से। अभी दिल्ली में एक कोरोना वायरस की सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस दिल्ली में फैला हुआ है, लगभग मैक्सिमम कम, लेकिन महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। अब इसमें क्या है कि एक दिल्ली गवर्नमेंट ने राधा स्वामी स्पिरिचुअल सेंटर को कोरोना वायरस केयर फैसिलिटी को कन्वर्ट कर दिया है, कोरोना वायरस केयर फैसिलिटी में कन्वर्ट कर दिया है। अब एक नाम का एक सेंटर था राधा स्वामी, बहुत बड़ा सेंटर था ये, और उसे किस में कर दिया है? कोरोना वायरस केयर, जिसमें पेशेंट आएंगे जो कोरोना वायरस से इफेक्टेड पर्सन है, समझ लो कोरोना वायरस से इफेक्टेड पर्सन है, वो यहाँ आएंगे और यहाँ अपनी चेकअप कराएंगे। ठीक है, केयर, उनकी केयर करी जाएगी। ठीक है, तो ये है। द सेंटर इज लार्ज एज 22 फुटबॉल्स फील्ड। ये कितने 22 फुटबॉल्स के बराबर है, इतना बड़ा फील्ड है, इतना बड़ा सेंटर है। 22 फुटबॉल फील्ड मतलब इतना बड़ा ग्राउंड होता है फुटबॉल का, पता है? उसके इतना बड़ा ग्राउंड है, तो उसको पूरा किस में कर दिया है?
किसमें, पूरा कोरोना वायरस के लिए वहां लोग आएंगे, चेकअप कराएंगे और रहेंगे, उनके लिए फैसिलिटी की गई है। ओके, द सेंटर विद द लार्जेस्ट कोविड-19 फैसिलिटी इन द वर्ल्ड, इट विल होल्ड मोर देन 200 हॉल्स विद 10,000 बेड, जिसमें 200 हॉल आ जाएंगे और 10,000 बेड आ जाएंगे। दिस इज बी डन टू रैम्प अप द कैपेसिटी बेड्स इन द कैपिटल रीजन। ठीक है, तो यही है, इसमें गवर्नमेंट का प्लान क्या है कि 50 पेशेंट इन हॉल, लगभग 50% आपके हॉल में लोग होने चाहिए, 50 पेशेंट, इस तरह का है, ये प्लान है आवर दिल्ली गवर्नमेंट का। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको साइंसी न्यूज़ है, सोलर इक्लिप्स इन इंडिया। सबसे पहले आज मैं सोलर इक्लिप्स के बारे में, सोलर इक्लिप्स बताऊंगा क्या होता है। इसमें द अर्थ इज टू बी विटनेस एनुअल सोलर इक्लिप्स ऑन जून 21 को, देखे 2020 द इक्लिप्स इज टू बी डिपिक्ट्स इज द मून टू, जून 21 को सोलर इक्लिप्स दिखाया जाएगा। ठीक है, मे भी सोच रहे हैं सोलर इक्लिप्स ऑन जून 21 को 2020, द इक्लिप्स टू बी डिपिक्ट्स एज द मून। इस समय जो इक्लिप्स होगा, सूर्य ग्रहण होगा, कि जो 98% पूरा डीप मतलब फुल इक्लिप्स हो जाएगा उसमें, मतलब सूर्य ग्रहण है, 98% मून को कवर कर लेगा सन, याद रखना। अब ये देखो क्या है, सबसे पहले में टोटल इक्लिप्स, एनुअल इक्लिप्स, हाइब्रिड इक्लिप्स, पार्शियल इक्लिप्स। देयर आर 4 टाइप ऑफ सोलर इक्लिप्स होते हैं, पता ही है इसके उस। तो इसमें टोटल इक्लिप्स होता है, एनुअल इक्लिप्स होता है, हाइब्रिड इक्लिप्स होता है, पार्शियल इक्लिप्स होता है। द टोटल इक्लिप्स होता है व्हेन द मून कंप्लीटली ऑब्जर्व द सन, जब मून पूरी तरह सन के ऊपर आ जाए, जब मून के ऊपर पूरी तरह सन आ जाए, या सन एक दूसरे के आमने सामने आ जाए, मून और सन पूरी तरह, तो वो होगा टोटल इक्लिप्स। एनुअल इक्लिप्स द इक्लिप्स दैट अकर व्हेन द सन एंड मून आर इन द लाइन विद द अर्थ ड्यूरिंग द इक्लिप्स, सन अपीयर्स एट ब्राइट रिंग एनवर्स, मतलब एक लाइन में तीनों आ जाए, ठीक है, तो जिससे वो ब्राइट दिखे, चमकता है ना, उस तरह एनुअल इक्लिप्स जो हर एक साल होता है, वो 21 जून को। हाइब्रिड इक्लिप्स, दिस टाइप ऑफ इक्लिप्स शिफ्ट बिटवीन टोटल एंड एनुअल इक्लिप्स। हाइब्रिड स्किप होता है जहां टोटल इक्लिप्स होता है शिफ्ट और एनुअल इक्लिप्स हो जाए इक्लिप्स। ठीक है, तो ये होगा हमारा हाइब्रिड। और पार्शियल इक्लिप्स बता दूंगा अभी मैं, अब इसको ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, मैं क्लियर करके बताता हूँ। दिक्लिप आकार, और ये 21 जून को पड़ता है हमेशा, 21 जून 2000 विल विजिबल इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, और बहुत पार्ट्स में दिखता है ये इस तरह का इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण। द इक्लिप्स इज टू कंटिन्यू फॉर 6 घंटे की लगातार क्या देखा जा सकता है इस इक्लिप्स को। द इक्लिप्स टू बी विजिबल, और किस किस स्टेट में दिखाई देगा, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड। द रेस्ट ऑफ द कंट्री इक्लिप्स टू द पार्शियल, और बाकी कंट्रियों में आधा चांद दिखाई देगा। अब सूर्य ग्रहण बाकी में तो फुल मून दिखाई देगा, फुल मून, और एक में दिखाई देगा क्या, आधा। ठीक है, अब इसके पीछे एक रीजन बताओ ये क्या है क्या नहीं, हम बताते हैं। चलो, सबसे पहले ये क्या है, अर्थ, और ये क्या है, मून। समझ गए, अर्थ और मून। अब मून क्या है, एक नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है, वो अर्थ के चक्कर लगाते इस तरह मून, देखो ये मून है व्हाइट वाला, ये अर्थ के चक्कर लगाती है, समझ गए। अब क्या है, अब सन आता है, अब जैसी चक्कर लगाएगी, ठीक है, जैसे अब ये सन है और ये अर्थ है, ठीक है, अब ये जो मून है वो चक्कर लगाएगी किसके, अर्थ के। अब अर्थ के चक्कर लगाएगी तो किसी बार में ऐसी कंडीशन आएगी, जो मून है सन के सामने आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। अब याद रखना, अब ये देखो, अगर ये अर्थ के चक्कर लगा रही है, ये मून अर्थ के चक्कर लगा रही है, तो सन भी, अर्थ भी तो सन के चक्कर लगाएगा। देखो ये अर्थ का ऑर्बिटल है और ये सन का ऑर्बिटल है, ठीक है, ये ध्यान आ गए। अब ये मून कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कुछ समय बाद, आमने सामने, ऐसे और ऐसे, और हम कहाँ रह रहे हैं, इस अर्थ में, ठीक है, इस अर्थ में हम रह रहे हैं। ओके, जब अब यहाँ कंडीशन आपको समझ में आ गई। अब देखो, अब मून सोलर इक्लिप्स हो गया। सोलर इक्लिप्स हम कब कह सकते हैं, ठीक है, जब सन और मून आमने सामने आ जाएं, उसे कहते हैं, और न्यू मून डे, और 21 जून को
सन और मून आमने सामने आ जाएं तो क्या होगा? सोलर इक्लिप्स होगा। समझ गए क्या होगा? 21 जून को ये ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, सोलर इक्लिप्स कहा जाएगा। सन और मून आप आमने सामने आ जाएं जब ही सूर्य ग्रहण सोलर इक्लिप्स हो जाएगा। समझ गए? और यहां से ये चीज, ये कंडीशन आ जाएगी 21 जून को। अब ये है, देखो अब जो लाइटर पार्ट है, अब देखो सन की रे ये रही, ठीक है, मून पर पड़ी और यहां हम हैं, ठीक है। जो लाइटर पार्ट है सन की, जो मून पड़ेगी, ठीक है, जो लाइटर पार्ट है जो हमें दिखता है रोशनी रोशनी, उससे बोलते हैं पेनअम्ब्रा, पेनअम्ब्रा। और जो काला काला पार्ट है, जो परछाई होती है मून की, उसे बोलते हैं हम अम्ब्रा, अम्ब्रा और पेनुअम्ब्रा, पेनअम्ब्रा, ठीक है। ये दो याद रखें। जो लाइटर पार्ट को बोलते हैं, जो हमें मून की रोशनी रोशनी दिखती है, वो बोलता है पेनअम्ब्रा। और जो हमें सन मून की परछाई, मतलब काली काली परछाई दिखती है, वो बोलते हैं हम अम्ब्रा। अब याद रखना, अब ये चीज है, अगर इंसान, अगर मैं किसी एक गूगल को यूज करके इस मून को देखना चाहूं, सोलर इक्लिप्स को देखना चाहूं, तो यहां सबसे पहले इस पॉइंट पे खड़ा होऊंगा मैं, तो यहां से देखूंगा तो मुझे मून कैसा दिखाई देगा? बताओ। पार्शियल दिखाई देगा। कैसा दिखाएगा? पार्शियल। अगर मैं देखूंगा इधर खड़ा होके, तो वो पेनअम्ब्रा पर जहां लाइट हो जा रही हो, पार्शियल इक्लिप्स, तो उसे बोलते हैं हम पार्शियल इक्लिप्स। अगर मैं इस अम्ब्रा पे खड़े होके देखूं, मतलब उसकी मून की परछाई हो बस इस गूगल से, तो वहां क्या दिखेगा? वहां क्या दिखेगा? इसमें बोलेगा फुल, फुल इक्लिप्स। क्या बोलेंगे? फुल सन फुल इक्लिप्स, मतलब पूरा चांद दिखेगा उसमें, ठीक है। तो आधा चांद और पूरा पूरा मून, इस तरह कंडीशन होती है, ठीक है। अब लूनार इक्लिप्स के बारे में भी बता कर लें। लूनार इक्लिप्स क्या होता है? अगर सन और अर्थ एक ही लाइन में आ जाए, ठीक है, ठीक है। और ये जो हमारा है, क्या बोलते हैं, जो अभी बताया था मैंने, पेनअम्ब्रा, लाइट पार्ट को पेनअम्ब्रा, और अम्ब्रा उसे बोलते हैं ब्लैक पार्ट को, जो परछाई है। तो ये रेड, आप पता है कि लाल मून कब दिखाई देता है, ठीक है, लाल, जो रेड मून कब दिखाई देता है? अब याद रखना, जब अर्थ, सन और अर्थ और मून एक ही लाइन में आ जाए तो वो लाल दिखता है। तो ऐसा क्यों वो लाल दिखता है? पता है, सन की जो रेस में बहुत सारी क्या होती हैं? अल्ट्रावायलेट रेस होती हैं, सबसे पहली बात तो। और सन्स की रेस में बहुत सारे कलर होते हैं, ठीक है, वेव ग्रोयर बोलता है, वेव ग्रोयर, ये याद रखना। तो इसमें जो बाकी की लाइट होती है वो तो ऑब्जर्व कर लेता है अर्थ हमारा, सनलाइट अर्थ हमारा ऑब्जर्व करता है, और जो रेड लाइट होती है उससे रेडिएट कर देता है, ठीक है। जो रेड लाइट होती है एनवायरमेंट, उससे रेडिएट करता है, इसलिए हमारा क्या करता है? मून लाल दिखाई देता है। समझ गए? ये रीजन है। अभी एक न्यूज है, देखो, अभी लोनार लेक, लोनार लेक मतलब रेड मून कब दिखाई देता है? पता चल गया ना, कि जो अर्थ है हमारा क्या कर देता है? लाल लाइट को रिफ्लेक्ट, रेडिएट कर देता है। तो वो जो लाल लाइट होती है, ठीक है, एनवायरमेंट से निकलती है, वो किस पर रिफ्लेक्ट करती है? मून पर। मून की खुद की लाइट नहीं है वो, ठीक है। मून की लाइट को, वो सन की लाइट से चमकता है। समझ गए ये चीज? हाई कोर्ट सीक EI ऑन लूनार लेक कलर चेंज। द बॉम्बे हाई कोर्ट रिसेंटली सॉट रिपोर्ट ऑन एनवायरमेंट। अभी एक बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक अभी न्यूज चली हुई करंट न्यूज में कि जो लोनार लेक है वो उसका कलर चेंज हो रहा है बार बार, ठीक है। इसके पीछे एक रीजन है, मैं बताऊंगा, साइंटिफिक रीजन। कुछ कह रहे हैं कि ये तो स्पिरिचुअल है, ये कैसे भगवान ने कर दिया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन आप साइंस के स्टूडेंट हो, इस चीज पर साइंटिफिक रीजन देखो, ठीक है। द बॉम्बे हाई कोर्ट रिसेंटली सॉट रिपोर्ट ऑन एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ लोनार लेक फ्रॉम नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी। अभी एक बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिपोर्ट सॉर्ट आउट बताने कोशिश करी है, कि रिपोर्ट मांगी है किससे? एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट EI से और नीरी से, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट से, और GSI, जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, GSOFI, ठीक है।
इनसे रिपोर्ट मांगी गई है कि ये क्या हो रहा है। तो इसके पीछे इन्होंने बताया है द एक्सपर्ट टीम फ्रॉम जियोग्राफी सर्वे ऑफ इंडिया एंड नीडी टू एग्जामिन द फाइंडिंग ऑफ ग्लास फॉर्मेशन ऑन द सरफेस। वो वहां गई है और ये चेक करने गई है लोनार लेक पर जो महाराष्ट्र में है कि ये इसका कलर क्यों चेंज हो रहा है। सर्चिंग करने गई, रिसर्च करने गई है ये ऑर्गेनाइजेशन सर्वे। तो लोनार लेक इन महाराष्ट्र में है। अब इसके इन ओवल स्पैट लेक दैट वाज फॉर्म बाय मेटेरॉइड्स हिट ऑन द अर्थ अराउंड 50 ईयर्स अगो। ये लूनार लेक कब बना था? जब मेटेरॉइड्स थे, जो ऊपर से मेटेरॉइड्स पत्थर होते हैं, वो अर्थ को हिट किया था उस समय 50,000 साल पहले। द कलर ऑफ द लेक हैड रिसेंटली टर्न्ड पिंक। अब वो कलर उसका क्या हो गया? पिंक। द एरिया अराउंड द लेक इज इकोसिस्टम जोन इज कंसिस्ट ऑफ इजेक्टा ब्लैंकेट। ठीक है, अब इस एरिया को क्या बोल दिया है? इकोसिस्टम जोन इज कंसिस्ट ऑफ इजेक्टा ब्लैंकेट दैट इज मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल एज दे फाउंड इन द मून। और इसमें जो मटेरियल पाया गया है जो मून में प्रेजेंट है, उसी तरह इसमें प्रेजेंट है इस लेक में, इजेक्टा ब्लैंकेट। द लेक इज नेशनल जियो हेरिटेज मोन्यूमेंट, और ये एक नेशनल हेरिटेज मोन्यूमेंट है जो नेशनल के द्वारा, इंडिया के द्वारा घोषित किया है। अब नेशनल जियो हेरिटेज मोन्यूमेंट ने क्या है? ये नेशनल जियो हेरिटेज मोन्यूमेंट आर एरिया नेशनल इंपॉर्टेंस आर नोटिफाइड। जो नेशनल इंपॉर्टेंस, जैसे किसी का कलर चेंज हो रहा है, कुछ डिफरेंट हो जाए, डिस्कवर, उसे नेशनल जियो हेरिटेज मोन्यूमेंट घोषित कर दिया जाता है। और अंडर किसके द्वारा किया जाता है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फॉर प्रोटेक्शन, मेंटेनेंस, प्रमोशन एंड इनहेंस ऑफ जियो टूरिज्म एंड देयर 24 नेशनल जियो हेरिटेज मोन्यूमेंट इंडिया। कितने हैं? 34 हेरिटेज नेशनल जियो हेरिटेज मोन्यूमेंट है इंडिया में। ठीक है, इस तरह की जो अचानक जिसको हम इनको मेंटेन रख सकें और इनकी प्रोटेक्शन कर सकें। तो ये एक इंसिडेंट दिखाई दिया है, कलर चेंज हो रहा है। इसके पीछे एक रीजन है कि ये रेड से पिंक हो गया। क्या रीजन है? एक्सपर्ट जो साइंटिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, बिलीव करते हैं कि जो लूनार लेक है टर्न पिंक ड्यू टू इंक्रीज द सैलिनिटी इन वाटर। जो मैंने बताया था, सैलिनिटी, नमक की मात्रा क्या हो गई, इनकी इंक्रीज बढ़ चुकी है। एंड ऑल्सो ड्यू द प्रेजेंस ऑफ एल्गी। एक एल्गी होता है, पता है आप जब 10th में पढ़ोगे, बिकॉज ऑफ एल्गी, जो सड़ा वो हरा पानी हो जाता है, वो एल्गी के कारण होता है। द अमाउंट ऑफ वाटर इन द लेक हैज रिड्यूस्ड हेवी इंक्रीज द सैलिनिटी टर्निंग द लिंक पिक। उसमें क्या एक इस तरह का एक एल्गी पाया गया है कि वो क्या करता है, वो जो वाटर को उसका कलर चेंज कर देता है, एक तरह का अमाउंट ऑफ वाटर इन द लेक। और एक ये नमक सैलिनिटी की वजह से भी हुआ है। ठीक है, उस पानी की सैलिनिटी बढ़ चुकी है, ये मानना है हमारे, हमने रिसर्च चल रहा है। द इंक्रीज द सैलिनिटी टर्निंग द लेक पिंक। और उसकी जो सैलिनिटी है वो बढ़ चुकी है, नमक की मात्रा बढ़ चुकी है, तो इस वजह से क्या है, वो पिंक हो गया है। ये रीजन है, ये चीज है आपको। और ये चीज आपकी न्यूज है इंडिया चाइना क्लैश से एट गलवान। अभी एक न्यूज चल रही है गलवान इंडिया चाइना। अभी पता है गलवान वैली से एक न्यूज है इंडिया चाइना। एट वायलेंस क्लैश ब्रोक आउट बिटवीन द इंडियन एंड चाइनीज सोल्जर रिसेंटली इन वेलवान वैली ऑफ लेक रीजन। अराउंड 20 इंडियन सोल्जर, अभी 20 सोल्जर मारे गए हैं गलवान वैली पर। पता है अब क्या इंसिडेंट है, ये बताता हूं मैं। ठीक है, LAC पर ये एक बार मैंने पेंगुइन लेक के बारे में बताया था, एक बार इसे भी बता देता हूं। ठीक है, देखो ये है आपका गलवान, ये आपका LOC, ये जो ब्लैक लाइन की LOC और जो रेड लाइन है ये क्या है, LAC। ठीक है, अब जो पॉइंट है आपका, ठीक है, ये है पॉइंट गलवान फेस पॉइंट, ये रेड सा है गलवान फेस पॉइंट। तो यहां दिखाई दे रहा है आपको क्या, ठीक है, ये चीज। ठीक है, तो ये इस पर जो चाइनीज हैं यहाँ इंडिया की जगह पर इस पर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, कि ये हमारी जगह देख रहे हैं। ठीक है, तो LAC यहाँ लड़ाई हुई है गलवान लेक पर, जो पॉइंट है रेड सा। ठीक है, उसके बाद ये बताता हूँ, देखो ये एक इंडिया है, लेक के द्वारा अभी इंडिया ने एक वो बनाया है रोड, ये ग्रीन कलर कर रहा हूँ, एक रोड है। इस रोड का नाम है DSBDO रोड, 325 किलोमीटर का रोड है। ठीक है, इंडिया ने बनाया है। और ये देखो रेड सी लाइन दिख रही है आपको, ठीक है, रेड सी लाइन वो LAC है, ये लाइन जा रही है वो LAC है। ठीक है, अब यहां पर इंडियन जो यहां पर नजर मार रहा है इस पॉइंट पर, ठीक है, हेमिस मोनेस्ट्री इधर ही है।
अब ये देखो, ये जो रोड बनाया है आपने, डीएसबीडीओ रोड बनाया, ये ब्लैक सा रोड है, श्योक रिवर है। अब यहां पर रुको, एक दो पोस्ट हैं इंडियन आर्मी की पोस्ट, ये काले काले डॉट दिख रहे हैं, ये यह इंडियन आर्मी की पोस्ट है, ठीक है। और ये हमारी एक रिवर है गैलवान रिवर, ऐसे जा रही है एलएसी, और ये रेड वाली लाइन है इंडिया चाइना की बॉर्डर लाइन, एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। अब ये एलएसी लाइन है और ये हमारी एक रिवर है गैलवान रिवर, ये तो हमारी श्योक रिवर है जो इंडिया के सारे सारे जा रही है, ठीक है। और यहाँ एक इंडिया आर्मी की ड्यूटी लगी हुई है, यहाँ कैंप हैं जो काले काले कलर से हैं। अब यहाँ से चाइनीस आए इस रोड, इस गैलवानी, क्या है गैलवान, यहाँ पर, यहाँ से चाइनीस आए, ठीक है, गैलवान फ्लैश पॉइंट को देखने, वो अपनी बता रहे हैं। लेकिन देखो ये रेड वाली लाइन क्या है, बॉर्डर लाइन है इंडिया चाइना के बीच में, ठीक है। तो ये पॉइंट दिख रहा है आपको, ये वाइट सा, इसको चाइना अपना बता रहा है बार बार। और ये नदी है गैलवान रिवर, जो नदी है वो आगे चल के कहाँ मिलेगी, आगे चल के आप श्योक रिवर में मिल जाएगी। तो डीएसबीडी रोड है, तो इसमें क्या है कि यहाँ आके, तो यहाँ आ गए चाइनीस, इस वाइट पॉइंट पे, इस वाइट पॉइंट पे यहाँ चाइनीस आ गए। अब यहाँ इंडियन है, यहाँ हुई है दोनों के बीच में फाइट, ठीक है। अब यही चीज देखो, ये रही गैलवान रिवर, यहाँ से ये पीएलए है, पब्लिक लिबरेशन आर्मी चाइनीज की, वो यहाँ से इसके द्वारा ऐसे रोड पर आई है, वहां पर गई है गैलवान रिवर के थ्रू, ठीक है। इस तरह यहाँ लड़ाई हुई है, यहाँ पर इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए, ठीक है, ध्यान रख ले। तो आपको यही चीज याद रखनी है। देखो ये रही श्योक रिवर जो इंडिया ने अभी रोड बनाया है, और यहाँ पर नजर मार रहा है चाइना इस पॉइंट पर, और ये रेड वाली लाइन एलएसी है, बॉर्डर लाइन, ठीक है। और ये गलवान रिवर है जो चाइना के थ्रू आ रही है, यहाँ पर चाइना की साइड में है। तो यहाँ आके लड़ाई हुई है दोनों के बीच में। और जो गलवान रिवर कहाँ से मिलती है, किस पे पोस्ट पर मिलती है जाके, श्योक रिवर में, जो इंडिया के, यहाँ इंडिया ने रोड बनाया है, ठीक है। ये है, आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से, ठीक है। तो आज की न्यूज़ समाप्त होती है, धन्यवाद।